Hello everyone, welcome to the series which I was going to start and I mentioned yesterday that where I cover physiology, anatomy and biochemistry and DADH exclusively for dental students. And here I will teach line by line from the respected books and I will mention the details in the description of the given books. And I hope you enjoy the session. So let's start. So today we are going to start with homeostasis, and what homeostasis basically means is that it means the maintenance of constant internal environment. और जो एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ ही लेते हैं. होम्योस्टैसिस, कलर चेंज कर लेती हूँ. Homeostasis means the maintenance of the constant internal environment. According to Claude Bernard, the multicellular organisms, including man, live in a perfectly organized and controlled internal environment which he called milieu interior. इसका मतलब है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस को मिला करके वो एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज इंटरनल एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि उसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो रही होती. इसको उन्होंने मिलियो इंटीरियर बोला. द वर्ड होम्योस्टैसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हार्वर्ड प्रोफेसर वॉल्टर बी कैनन in 1930. द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विच इज़ ECF. इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल्स में नहीं होता. अब जो सेल्स होते हैं वो जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर वो नहा रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भी आता है, उसके अंदर प्लाज्मा भी आता है. तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं सर्वाइवल ऑफ द सेल्स के लिए, और इस एनवायरनमेंट में ही सेल्स रहते हैं. इसके अंदर ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आता है. फॉर द ऑपरेशन ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म द बॉडी मस्ट रिकोगनाइज द एनी डेविएशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फ्रॉम द नॉर्मल लिमिट्स. इसका मतलब ये है कि बॉडी में जब कोई डेविएशन होगा किसी नॉर्मल कंडीशन से हट करके तभी होम्योस्टैसिस होता है, वरना होम्योस्टैसिस नहीं होता क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट फॉर्चुनेटली बात ऐसी है कि हमको बनाया ही इसी तरह गया है कि हमारे अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब नॉर्मली डेविएशंस वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है सेंसर्स और डिटेक्टर्स होते हैं, एडिक्वेट अमाउंट होता है इन सब का, जो कि इस डेविएशन को पहचान लेते हैं और फिर इंटीग्रेटिंग सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं. अब जो इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है कंसर्न इफेक्टर को, या तो बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए एक्टिविटी, सो दैट द नॉर्मलसी इज रिस्टोर्ड. अब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम पढ़ते थे. जो होम्योस्टैटिक सिस्टम होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइसेस के होता है जो कि एक साइक्लिक मैनर में होता है. अब हम इन साइकिल्स के 3 कंपोनेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं. डिटेक्टर और सेंसर्स होते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है, इफेक्टर्स होते हैं. तो जो डिटेक्टर और सेंसर होते हैं ये चीज़ों को, डेविएशन को रिकॉग्नाइज करते हैं. जो कंट्रोल सेंटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है, यानी जो डेविएशन हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन को वो कैरी करके जो इफेक्टर्स है वो इन चीज़ों को रिसीव करते हैं इफेक्टर्स, और वो सेंट्रल कंट्रोल यानी कि कंट्रोल सेंटर से उन सारी चीज़ों को रिसीव करते हैं और वो उस डेविएशन को करेक्ट करने में लग जाते हैं. अब जो ट्रांसमिशन होता है ये या तो ये इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो सकता है या फिर ये केमिकल प्रोसेस हो सकता है. अब जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है वो इम्पल्स के फॉर्म में होता है और नर्व्स के थ्रू होता है, और जो केमिकल प्रोसेस होता है वो हॉर्मोन्स के थ्रू होता है और ब्लड एंड हॉर्मोन्स के फॉर्म में होता है और ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा कैरी किया जाता है. होम्योस्टैसिस इन वेरियस सिस्टम्स. अब हम पढ़ते हैं होम्योस्टैसिस इन वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. अब वन और मोर सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ ईच फंक्शन. सम ऑफ द फंक्शंस इन विच द होम्योस्टैटिक आर गिवन बिलो. सबसे पहला होता है पीएच हमारा 7.4 हमेशा मेंटेन रहना चाहिए. अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते. इसका मतलब है जो डिक्रीज़ इन पीएच होता है उसको हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं, जो इंक्रीज़ इन पीएच होता है उसको हम एल्कलोसिस बोलते हैं. अब ये सारी चीज़ें टिश्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ब्लड और किडनी होते हैं, ये रेगुलेशन में हेल्प करते हैं पीएच की. अब जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37.5 डिग्री होना ही चाहिए.
अब जो इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है और सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। जो हमारा स्किन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं मेंटेनिंग द टेम्परेचर और द नॉर्मल लिमिट्स। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स जो होती है उसकी सप्लाई बहुत ही अच्छी होनी चाहिए हमारी सेल्स में, क्योंकि वो हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती है उन सब में और जो ग्रोथ होती है उस सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। अब ऑक्सीजन की बात आती है। ऑक्सीजन इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बॉडी, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको सेल्स के द्वारा निकालना पड़ता है, उसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा काम आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़। अब हॉर्मोन्स की बात आती है तो हॉर्मोन्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के इन सब बॉडी की वर्किंग के लिए, बॉडी सेल्स की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज और सिंथेसाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं एंड अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ में होते हैं। और दीज हॉर्मोन्स These hormones must act on the body cells appropriately. Otherwise, it leads to abnormal signs and symptoms. Water and electrolyte balance should be maintained optimally. Otherwise, it leads to dehydration, water toxicity और osmolarity of the fluids को भी affect करता है। इसमें किडनीज, स्किन और salivary gland और gastrointestinal tract इसमें मतलब रोल प्ले करते हैं। For all these functions, blood is the most important of the internal environment must be normal. Blood normal होना चाहिए. It should contain required number of red blood cells and adequate amount of plasma for the normal composition. Only then it can transport nutritive substances, respiratory gases and metabolic and other processes. अगर इसमें normal amount of red blood cells नहीं है या फिर normal composition का blood plasma नहीं है तो फिर वो nutrients और किसी भी चीज़ को carry नहीं कर पाएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। Skeletal muscles also help in the homeostasis by helping the organism to move around in search of the food and protect the organism from adverse surrounding and damage and construction. जो skeletal muscles होती हैं वो homeostasis में कैसे हेल्प करती हैं? वो ऑर्गेनिज्म को चलने में हेल्प करती हैं, वो फूड की सर्च में हेल्प करती हैं, वो ऑर्गेनिज्म को बचाती है, वो जो भी डैमेज डिस्ट्रक्शन की सराउंडिंग्स होती हैं उनसे भी बचाती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम्योस्टैसिस के लिए। अब जो हमारे सेंसरी सिस्टम होता है वो स्टेट ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करता है। ब्रेन इंटीग्रेट्स एंड इंटरप्रेट्स द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन द कमांड्स द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू द मोटर सिस्टम सो दैट द बॉडी कैन अवॉइड द डैमेज। जो ब्रेन होता है वो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट्स करता है अपनी सराउंडिंग से, उनके प्रोज और कॉन्स को डिटेक्ट करता है और फिर बॉडी को कमांड करता है उसी अकॉर्डिंग मोटर सिस्टम को, ताकि वो उस डैमेज को अवॉइड कर सके। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी एसेंशियल फॉर द होमोस्टैसिस। अब जो फीडबैक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक होता है जिसके मतलब नेगेटिव का बेसिकली मतलब है वो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए होता है, और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो चीज़ को बढ़ाने के लिए होता है। अब जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो ज़्यादा होता है और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो कम होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। Negative feedback is the one by which the particular system reacts in such a way as to stop the change and reverse the direction of the change. After receiving the message, the effector send the inhibitory signals to the system. इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम होता है वो उस तरह रिएक्ट करता है जो चेंज हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज।
आफ्टर रिसीविंग द मैसेज द इफेक्टर सेंड द इनहिबिटरी सिग्नल्स टू द सिस्टम। जो हमने इफेक्टर्स के बारे में पढ़ा था वो सिग्नल्स भेजते हैं सिस्टम को इनहिबिट करने वाले, जो हमने पहले पढ़ा था या तो एक्सेलरेट या तो इनहिबिट करने के लिए। तो यहाँ पे इनहिबिटरी वाली बात हो रही है। अब जो सिस्टम होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, या तो वो रुक जाता है या फिर वो रिवर्स हो जाता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं, थायराइड से रिलेटेड है कि जैसे जो थायराइड होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे थायरॉक्सिन रिलीज होता है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, जो TSH है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि थायरॉक्सिन रिलीज हो। ये हम पढ़ के आए हैं 11th-12th में। व्हेन द थायरॉक्सिन लेवल रीचेज इंक्रीजेज इन द ब्लड, यानी अगर थायरॉक्सिन ब्लड के अंदर बढ़ गया तो जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है वो सिक्रीशन कम कर देगा TSH का, ताकि जो थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो जाए। अब यही बात है, अगर वो उल्टी हो जाए वो बात, जैसे थायरॉक्सिन का जो रिलीज़ है वो लेस हो जाए, तो फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है उसका बढ़ाने के लिए। तो नाउ द TSH स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट मोर थायरॉक्सिन। अब वही बात हो गई, या तो वो रुक गया या तो वो रिवर्स हो गया। वो यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा कहाँ पे, पॉजिटिव फीडबैक में बढ़ेगा। अब इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है कि वाटर बैलेंस में काम आता है। फिगर 4.3 हम लोग देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल वाटर कंटेंट है, अगर यहाँ पे डिक्रीज वाटर कंटेंट आता है तो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस होगा, ADH का सिक्रीशन बढ़ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन द किडनी, उससे क्या होगा, नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा। अब डिक्रीज वाटर कंटेंट से हमें प्यास लगेगी, हम लोग पानी पियेंगे, नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा। नॉर्मल वाटर कंटेंट कोई डेविएशन नहीं हुआ, नॉर्मल वाटर कंटेंट होगा। अब जो इंक्रीज वाटर कंटेंट है उसमें हमें प्यास नहीं लगेगी, हम लोग पानी कम पियेंगे, नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑस्मोरिसेप्टर से भी कोई स्टिमुलेशन नहीं होता हाइपोथैलेमस में, और जो डिक्रीज्ड ADH होता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और जो वाटर रिटेंशन है वो भी किडनी से कम हो जाता है, तो हमारे पास नॉर्मल वाटर कंटेंट आ जाता है। बहुत ही इजी डायग्राम्स है ये बुक में। तो ये बुक का जो PDF है ये मैं लिंक कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस कैन गो एंड सी इट। Positive feedback mechanism is the one which system reacts in such a way to amplify and increase the intensity to amplify, यानी कि increase the intensity of the change in the same direction। यहाँ पे same direction में होता है, वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में हो रहा था, चेंज की डायरेक्शन में हो रहा था। Positive feedback is less common than negative feedback, however it has its own significance, particularly during the emergency conditions। वन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक अगर ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। हम जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग जब होती है उसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन होता है, कन्वर्जन होता रहता है लगातार। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नेसेसरी होती है जब हमें कोई इंजरी होती है, तो उसमें वो ब्लड लॉस के लिए हमें काम आती है। तो इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन टू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन। तो इसका हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। थ्रोम्बिन फॉर्म्ड इन द सेकेंड स्टेज स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन एडिशन to converting fibrinogen into fibrin. It causes formation of more and more amount of prothrombin activator so that the blood clotting process is accelerated। यानी कि जो थ्रोम्बिन होता है सेकेंड स्टेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटर को स्टिमुलेट करता है ताकि फिब्रिन में जल्दी कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और उससे ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है और जो ब्लड लॉस है वो जल्दी से प्रिवेंट हो जाता है।
सॉरी अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, बट इट वुड बी बेटर अगर आप एक बार ये बुक से समझो और फिर उसके बाद में ये वीडियो देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।